दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, इस भारत देश को आजाद कराने में अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। उन्होंने हमारी इस आजादी को अपने रक्त से सींच कर जिंदा किया है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिसे पूरी दुनिया शहीद आजम कहती है। आज हम बात करेंगे भगत सिंह की, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ देश के क्रांतिकारियों में नई जान फूंक दी थी। शहीद भगत सिंह का क्रांतिकारी जीवन लाखों देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिन्होंने कभी अंग्रेजों के अत्याचार से आजाद होने की नहीं ठानी थी। ऐसे लोगों के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगाने वाले भगत सिंह ने हर भारतीय की आंखें खोल दी। भगत सिंह ने एक समय पर आकर यह जान लिया था कि महात्मा गांधी के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के आंदोलन को छोड़कर अपना रास्ता अलग चुन लिया था, लेकिन फांसी की तारीख से एक दिन पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी क्यों दे दी थी। दोस्तों, आज हम भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हर एक बात को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के निहालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। अब यह गांव पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यामती था। उनके परिवार में अधिकतर लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह बचपन से बड़े वीर और साहसी थे। उनमें बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। यूं कहें कि उन्हें देशभक्ति विरासत में मिली थी। अब कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 को, जब भगत सिंह अपने घर पर किताब पढ़ रहे थे। उस समय वो केवल 12 साल के थे। तभी भगत सिंह को पता चलता है कि आज अमृतसर के पास एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें कई लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया है। ये बात पता लगते ही भगत सिंह अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल ही चल पड़ते हैं। दरअसल उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्वक ढंग से रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेज अफसर डायर आता है और वहां बैठे लोगों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। इस घटना में लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और लगभग इतने ही लोग घायल हो जाते हैं। उस समय केवल 12 साल के भगत सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन भगत सिंह ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी घटना ने उनके दिल और आत्मा को झंझोर कर रख दिया था। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने हर हिंदुस्तानी से यह कहा था कि कोई भी अंग्रेजों का साथ नहीं देगा और न ही कोई सरकार को टैक्स देगा, और विदेशी कपड़ों की होली जलेगी जिसमें अंग्रेजों का सारा काम रुक जाएगा और वो भारत जल्द ही आजाद कर देंगे। दोस्तों, भगत सिंह का परिवार गांधी जी से बड़ा ही प्रभावित था। इस कारण भगत सिंह भी 13 साल की छोटी सी उम्र में ही गांधी जी के इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। आंदोलन को सफल बनाने के लिए भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। असहयोग आंदोलन के कारण पूरे देश में अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलने लगी। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के द्वारा लोगों के एक जुलूस पर भारी मात्रा में गोलियां चला दी गई, जिससे कई लोग मारे गए थे। और फिर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा सहित 13 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी को बड़ी ठेस पहुंची थी। इस हिंसक कार्रवाई को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय से भगत सिंह काफी नाराज हो गए। गांधी जी से नाराज होकर उन्होंने क्रांति का अपना अलग रास्ता चुन लिया। उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारियों के नए अलग अलग दल बनाए और अंग्रेजों की मनचाही नीतियों का विरोध किया। उनके इस दल में क्रांतिकारियों में प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि शामिल थे। अब इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से भयंकर युद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही एक खजाना लूट लिया ताकि उससे हथियार खरीदे जा सके। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड घटना के नाम से जाना जाता है। कांड के बाद में काकोरी कांड में पकड़े गए 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इस कदम से भगत सिंह बड़े क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारी विरोध जताया, जिससे घबराकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को कुछ छूट देने का फैसला किया। इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटेन से आए साइमन कमीशन का पूरे देश में भयंकर विरोध होता है। उसी वक्त लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विशाल प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें भगत सिंह खुद शामिल थे। इस दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। आखिर कुछ दिनों के बाद यानी 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों के चलते लाला जी की
मौत हो जाती है। जहां एक और पूरा देश लाला लाजपत राय की मौत के सदमे में था, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजी सरकार से इसका बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर स्क्वाड की हत्या की योजना बना डालते हैं। इसी पुलिस ऑफिसर ने लालाजी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। वह भगत सिंह और उनकी टीम ऑफिसर स्क्वाड की मौत का मौका तलाशने लगते हैं। तारीख आती है 30 दिसंबर 1928 को। लाहौर के कोतवाली के पास भगत सिंह और राजगुरु ऑफिसर स्क्वाड के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऑफिसर स्क्वाड की जगह पुलिस ऑफिसर सैंडर्स मारा गया। यह भी अंग्रेजी सरकार का ही नुमाइंदा था। इस प्रकार भगत सिंह ने लालाजी की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद भगत सिंह अपनी दाढ़ी के बाल भी कटवा लेते हैं, जिससे अंग्रेज सरकार उन्हें पहचान न सके। इसके बाद वो अंग्रेजों को चकमा देते हुए लाहौर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज भारत में ज्यादा से ज्यादा लूटमार करके अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे। उनको यहाँ के लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अपने इसी इरादे से ब्रिटिश सरकार भारत में मौजूद विरोधी बिल लाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह और उनकी टीम को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। यूं कहिए पूरे देश को यह स्वीकार नहीं था। उनका मानना था कि यहाँ की आम जनता, जिनकी हालत गुलामी के कारण पहले से ही खराब थी, इस बिल से और भी अधिक खराब हो जाएगी। इस बिल का विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने का उद्देश्य सोई हुई अंग्रेजी सरकार को जगाना था, किसी की जान लेना नहीं। इस बार भगत सिंह बम फेंकने के बाद भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनका कहना था कि मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारतीयों के दुख दर्द को दुनिया के सामने लाना है। दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां भगत सिंह को पता चला कि भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदियों के बीच बड़ा भेदभाव किया जाता है। भारतीय कैदियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनकी दुखी स्थिति को देखकर, जबकि अंग्रेज कैदियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी, भगत सिंह ने इसका विरोध किया। उनका कहना था, कानून की नजर में सब एक ही हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। उनकी भूख हड़ताल को छुड़वाने के लिए इन पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। उनको घंटों तक बर्फ की शिलाओं पर लिटाकर कोड़ों से पीटा जाता। जबरदस्ती उनको दूध देने की कोशिश की जाती, मगर भगत सिंह नहीं माने। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। भगत सिंह की जिद को देखते हुए कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनके अन्य साथी भी गिरफ्तार थे। भगत सिंह को देखकर उनके अन्य साथियों ने भी भूख हड़ताल करनी आरंभ कर दी। उनके साथ भी वही किया जो भगत सिंह के साथ करते थे। उनको कड़ी सजाएं दी जाती। कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता था। पानी के बर्तन में दूध रख दिया जाता, जिससे वो प्यास के मारे दूध पिएं और अपनी हड़ताल छोड़ दें। लेकिन किसी भी क्रांतिकारी ने दूध को छुआ भी नहीं। 13 सितंबर 1929 के दिन स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ दास की भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई। 63 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। आखिर इनके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह की सारी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 116 दिनों बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। 7 अक्टूबर 1930 जब अदालत ने भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फोड़ने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। उनके 2 अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा सुना दी गई। अन्य सभी साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह की फांसी का दिन 24 मार्च 1931 तय किया था, लेकिन भगत सिंह को फांसी को लेकर जनता में भारी आक्रोश को देखकर उन्हें 23 मार्च 1931 को एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया गया। जब जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह को सूचना दी कि उनकी फांसी का समय हो गया है, तब उन्होंने कहा कि इस पन्ने को भी पूरा नहीं करने दोगे। उस समय वो फ्रांस के क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे थे। जिसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ही आजादी का गीत गाते हुए फांसी के तख्त पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वो बड़े प्रसन्न थे, मानो कि अपनी जान की उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। इसके बाद तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इससे पहले तो इनको जेल में ही दफनाने की तैयारी थी, लेकिन भीड़ की आशंका को देखकर उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़कर तीनों की बॉडी को सतलुज नदी के किनारे रात को करीबन 10 बजे जलाकर अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ तीनों स्वतंत्रता सेनानी अमर हो गए और हमें सौंप गए आजाद भारत। तो दोस्तों, कैसी लगी भगत सिंह की जीवन यात्रा? आप उनके बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ और ऐसे ही क्रांतिकारी से आपका परिचय करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।